Hello guys, welcome to Legal Galaxy and this is Uma Mishra. Friends, today we will discuss some case laws which is related to the Dowry Provision Act 1961. फ्रेंड्स, इसके पहले हमने दो वीडियोस जो है इसी टॉपिक पे बना के आप लोगों के साथ अच्छे से उसमें डिस्कस किए थे हमने सारे प्रोविज़न को। तो अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो से पहले आप एक बार उस दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, तो आज की क्लास जो है वो आपको और अच्छी लगेगी। और दोनों वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिए हैं। इसमें आज जो हम लोग है वो कुछ केस लॉज डिस्कस करेंगे ताकि आपका पूरा जो आंसर है डाउरी प्रोविजन एक्ट से रिलेटेड वो कंप्लीट हो सके। इसमें सबसे पहला जो केस हम बता रहे हैं आप लोग उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। पहला है हरिवंश सिंह वर्सेज गुरुचरण कौर का, और इसमें यह कहा गया था कि जहां दहेज की लगातार मांग हो वहां प्रत्येक मांग एक अपराध गठित करता है। और इसी से रिलेटेड एक और केस था और उसमें ये कहा गया था कि अगर मान लीजिए जैसे कुछ दान ऐसे होते हैं जो लोग गिफ्ट के रूप में देते हैं या संस्कारात्मक दान होते हैं, जैसे पौत्र या पौत्री उत्पन्न होती है तो पत्नी के पिता की तरफ से कुछ उसको गिफ्ट दिया जाता है। वहाँ पर अगर वो कुछ गिफ्ट उस सिचुएशन में दिया जाता है तब वो जो है वो डाउरी नहीं मानी जाती। और यह बात कहा गया था नारायण बनाम कर्नाटक राज्य, और इसका साइटेशन है AIA 2008 सुप्रीम कोर्ट 2377। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट केस है वो संजय कुमार केसरवानी का केस है। संजय कुमार केसरवानी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए इसमें दो चीज़ें कहा गया था और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ये कहा गया था कि जब यह साबित करने के लिए कि दहेज की मांग हुई है या नहीं, साक्ष्य अगर दिया जाता है तो वह साक्ष्य सुसंगत होगा। लेकिन अगर दहेज की मांग की जा रही है और उस दौरान मृतका की मृत्यु हो जा रही है और यह कहा जा रहा है और इसका स्पष्ट साक्ष्य है कि उसके मृत्यु के पीछे क्रूरता कारण था, और क्रूरता की जो डिफिनेशन है वही यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी जो 498A में IPC में दिया गया है। तो मतलब अगर उसका सीधा संबंध है, यह देखा जाता है कि जो डिमांड की गई है, जो क्रुएलिटी की गई है वह डाउरी के डिमांड के लिए, और इसका अगर कोई डायरेक्ट कनेक्शन होता है तब यहाँ पे जो है एक्यूज्ड को उस ऑफेंस के लिए लायबल ठहराया जाएगा और उसे कन्विक्ट किया जाएगा। केस का नाम हम एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं, संजय कुमार केसरवानी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2010 क्रिमिनल लॉ जनरल 1844। ठीक है, इसके बाद एक केस आता है विश्वजीत हल्दर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। इसमें यह कहा गया था कि यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि दहेज की मांग की गई थी तो वहाँ जो है एक्यूज्ड को संदेह का लाभ मिलेगा। मतलब ये चीज़ आपको साबित करनी पड़ेगी कि दहेज की मांग की गई थी कि नहीं। मतलब उसके संबंध में अगर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल पा रहा है कि डाउरी की डिमांड हुई थी कि नहीं, उस कंडीशन में जो है एक्यूज्ड को छोड़ दिया जाएगा। या अगर डाउट होता है तो अब सबको पता है कि जो भी कुछ डाउट होता है या संदेह होता है तो संदेह का लाभ जो एक्यूज्ड को मिलता है, क्योंकि हमारे जो पुराण हैं उसमें भी ये कहा गया था कि न च संदेह दंड कुर्यात, मतलब संदेह के आधार पर किसी को भी दंडित नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए संदेह का लाभ हमेशा एक्यूज्ड को दिया जाता है। ठीक है, आज इसमें जो हमारा अगला केस है वह है विनय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। देखिए इस केस में कहा गया था कि अगर किसी भी महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी असामान्य परिस्थिति में होती है तो यह माना जाएगा कि वह क्रूरता के कारण हुई है या दहेज की मांग के संबंध में हुई। तो इस कंडीशन में उस व्यक्ति को दहेज के लिए या दहेज की मांग के लिए अभियोजित भी किया जाएगा और दंडित भी किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एक केस जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, और इस केस को आपको हर हाल में कोट करना ही होगा, और इसका नाम है शांति वर्सेस स्टेट। इसमें यह कहा गया था कि दहेज मृत्यु के लिए कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो फुलफिल होना चाहिए। मतलब अगर दहेज मृत्यु हुई है तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि ये कंडीशन थी तभी माना जाएगा कि दहेज मृत्यु हुई है। इसमें सबसे पहली कंडीशन है कि एक विवाहित स्त्री की मृत्यु होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि विवाह होना चाहिए। अब विवाह को पहले साबित करना पड़ेगा कि आपका विवाह हुआ था या नहीं। जब तक विवाह ही साबित नहीं होगा तब तक आप जो है डाउरी डेथ को साबित नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहली कंडीशन है डाउरी डेथ की कि विवाहित स्त्री होनी चाहिए। दूसरा है कि सामान्य कारणों से भिन्न कारण से हुई, मतलब जिसकी मृत्यु हुई है वह एक सामान्य कारण से न हुई हो बल्कि सामान्य कारण से भिन्न या किसी असामान्य कारण से हुई हो।
इसमें जो थर्ड है इसेंशियल एलिमेंट्स वो ये है कि ऐसी मृत्यु महिला के विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो। मतलब अगर विवाह होने और विवाह के 7 वर्ष के बीच में जब भी असामान्य परिस्थिति में महिला की मृत्यु होती है तब यह माना जाएगा कि यह डाउरी डेथ है। इसके बाद जो फोर्थ कंडीशन इसमें बताई गई थी वह था कि ऐसी महिला के साथ पति या पति के नाते द्वारा ऐसी क्रूरता की गई हो। जरूरी नहीं है कि जो क्रूरता की गई है, जो क्रुएल्टी की गई है वो केवल हस्बैंड द्वारा हो। अगर हस्बैंड के कोई रिलेटिव है या कोई फैमिली मेंबर भी है जो क्रुएल्टी करते हैं तो भी माना जाएगा कि यह उस स्त्री के साथ या उस पत्नी के साथ क्रूरता की गई है और ये क्रूरता दहेज के लिए की गई है। और इसमें जो सबसे लास्ट है वह आता है कि ऐसी क्रूरता दहेज की मांग के संबंध में की गई है। देखिए, क्रुएल्टी होना और क्रुएल्टी डाउरी के लिए होना दोनों अलग चीज़ है। थोड़ा सा कंडीशन हर जगह अलग अलग होता। जरूरी नहीं कि हर बार जो क्रुएल्टी होती है वह डाउरी के लिए हो, लेकिन ये माना जाता है लॉ में कि जैसे भी कोई केस फाइल होता है या कुछ होता है तो सबसे पहले 498A का जो केस है वो फाइल होता ही है, क्योंकि ये मान लिया जाता है, लोग मान के अपने हिसाब से करते हैं कि नहीं क्रुएल्टी हुई है और उसको एडमिट भी कर लिया जाता है कोर्ट द्वारा। लेकिन क्रुएल्टी जो है यह डाउरी के लिए हुई है कि नहीं, इसका भी डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया था संजय केसरवानी का केस कि अगर डायरेक्ट लिंक है तब तो आपको लायबल ठहराया जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट लिंक नहीं है, किसी प्रकार का डाउट है, तो इस डाउट का जो है बेनिफिट वो हमेशा एक्यूज्ड को दिया जाएगा और वहाँ पे किसी प्रकार का कोई कन्विक्शन नहीं होगा। तो आई होप जो हमने आपको 4-5 केसेस कुल मिलाकर मेरे ख्याल से हमने 5 केसेस डिस्कस किया आपके साथ, तो आप इतना ही केस आपके लिए सफिशिएंट है। इसमें तो बहुत सारे केस और आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले आप वो भी नोट डाउन कर लीजिए। जैसे इसमें आंसर लिखते वक्त आप एविडेंस के कुछ सेक्शन है उसको जरूर इंक्लूड कीजिएगा। जिसमें इसमें है 113A, जिसमें कहा गया था कि किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा। अगर कोई स्त्री है जो 7 वर्ष से कम है, मतलब उसकी विवाह हुआ है और विवाह के 7 वर्ष से कम अवधि में किसी विपरीत परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है या वो आत्महत्या करती है, तो यह माना जाता है कि उसको आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया और विवाहित स्त्री है, तो इसके लिए जो सेक्शन यहाँ प्रिवेल करता है वह 113A है। इसके अलावा आईपीसी का सेक्शन 498A है जो हमने पहले आपको बताया था, क्रूरता से रिलेटेड है। और सीआरपीसी का एक सेक्शन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट उसको कोट जरूर कीजिएगा आप लोग, 174, जो बताता है कि पुलिस टू इंक्वायरी एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एक्सेट्रा। ठीक, इसके अलावा 176 में ये भी कहा गया था कि इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू केस ऑफ डेथ। जब ऐसी कोई कंडीशन में डेथ होती है तो उसकी इंक्वायरी जो है वो मजिस्ट्रेट करवाता है। इसके अलावा जो इसमें और एक सेक्शन है वो 198A है, जो ये बताता है कि प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पेनल कोड। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप अपने आंसर में कोट कीजिएगा, तो यहाँ से आपको जो है मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और बाकी जो हमने केस लॉ आपको बताया उसको आप जरूर मेंशन कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। और इसके अतिरिक्त आप जो है 498A आईपीसी से रिलेटेड भी जो केस है वो अपने आंसर में डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ मैटर ये करता है कि आपको क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे पूछ रहा है तो आपको केवल वही केस वहाँ पे कोट करना होगा जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ठीक है, हमने जो आपको केस बताया है ये आप हर एक मैटर में इसको कोट कर सकते हैं। इस केस को आप हर जगह लिख सकते हैं जिस हिसाब से क्वेश्चन, क्योंकि उसमें आपको डाउरी डेथ को डिफाइन करना ही पड़ेगा जो कि शांति वर्सेस स्टेट में बताया गया था। इसके बाद डिमांड भी आपको बतानी पड़ेगी, जो डाउरी की डिमांड हुई है, जैसे हरिवंश सिंह वाला केस था। और उसके अलावा एक हमने आपको और केस बताया था नारायण बनाम कर्नाटक राज्य का। तो यहाँ पे क्या है कि आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से समराइज करके लिखना होगा। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और इसके साथ ही हमारा जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आज खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है माइनर लॉ लेकर के आएंगे और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से करके जरूर पढ़ लीजिएगा और इस पर अपने हिसाब से एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम के प्रिपरेशन रिविज़न के समय काफ़ी हेल्प मिले। ओके, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय।